बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा मौजू है अफसाना। आपके निसाब में अफसाना जो है वो सिर्फ एक है और उस अफसाने का नाम है सिफारिश। अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ ये अफसाना सिफारिश समाजी और माशरती मौजू को अपने दामन में समेटे हुए है। समाजी और माशरती, ठीक है जी, समाजी और माशरती मौजू। तरकीब सन तहरीक के ज़ेर अदब जो अदब फ़रोग पाया, उसमें सबसे पहले जो चीज़ लिखी गई वो अफसाना था। अफसाना एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मुख्तसर कहानी है जिसे हमने यूरोप से जो है वो इम्पोर्ट किया। ये यूरोप से यानी मगरिब से मशरिक़ की तरफ आने वाला एक ऐसा मौजू था। अफसाना एक ऐसी चीज़ है जिसका असर देर पा हो, कारी के जहन पर इसका एक नक्श जो है वो सख्त हो जाए। अफसाना एक ऐसा मौजू है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर एक ऐसी कहानी बयान की जाती है जिसके किरदार मुत्तसिर होते हैं लेकिन जानदार, वो एक सबक देकर जाते हैं। हमने लोक दास्तान पढ़ी पिछले दिनों। लोक दास्तान भी एक ऐसी ही चीज़ है जो कि इंसान को खुश करती है। अफसाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाता है। अफसाना होता ही माशरती है। हमने इसको और भी रोमानियत की तरफ भी आ गया अफसाना, जदीदियत की तरफ भी अफसाना आया, लेकिन असल में अफसाना जो था वो सिर्फ वो था जिसमें माशरती पहलुओं की जो है वो अक्कासी की जाए। हमारा अफसाना जो आज का सिलेबस में कटिंग होने के बाद एक ही अफसाना बचा है सिफारिश। सिफारिश माशरे का एक सुलगता हुआ पहलू है। हम अपने बहुत से काम सिफारिश के ज़रिए करवाने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि ये काम हम सिफारिश करवाएंगे तो शायद वो जल्दी हो जाएगा। अहमद नदीम कासमी ने इस मौजू पर एक हसास मौजू पर अपना कलम उठाया है। इस अफसाने के अंदर 3 से 4 किरदार बयान किए गए। इसमें सबसे मरकजी किरदार जो है वो एक फीके का है। फीका एक नौजवान है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा किरदार है बाबूजी का, जो कि मुसन्निफ खुद हो सकता है। तीसरा किरदार अब्दुल जब्बार का है, जो कि एक डॉक्टर है, ठीक है जी। और चौथा जो किरदार है वो सदीका है। सदीका जो कि फीके का बाप है। फीका एक ऐसा नौजवान है जो टांगा चलाता है, यानी कोचवान है। ये अपने टांगा चलाकर अपने लिए रोज़गार मुहैया करता है। फीके के बाप सदीके ने मिस्री शाह लाहौर से, बात लाहौर की हो रही है जी, मिस्री शाह लाहौर से सुरमा खरीदा और अपनी आंख में डाल लिया। इसका नुकसान ये हुआ कि फीके के बाप की जो आंखें हैं वो ख़राब हो गई। अब फीका इस माशरे का एक अनपढ़ और गवार और ऐसा किरदार है जिसके पास तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं। फीका अपने मोहल्ले के बाबूजी एक किरदार है जिसे हम पढ़े लिखे किरदार के तौर पर सामने लेके आते हैं। फीका बाबूजी से कहता है कि उसके बाप की आंखें चली गई हैं, यानी उसके बाप की आंखों की बीनाई जो है वो ज़ाया हो गई है, तो लिहाजा वो किसी डॉक्टर से सिफारिश कर दे कि उसे अस्पताल में जगह मिल जाए। बाबूजी इस माशरे का ना सिर्फ पढ़ा लिखा किरदार है बल्कि एक ऐसा किरदार है जिसके पास शायद दूसरों के लिए इतना वक्त ही नहीं है, कि उसकी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी इस कदर मसरूफ़ है कि उसके पास दूसरों के लिए इतना वक्त नहीं है। ये दोनों किरदारों का हम तकाबली जायज़ा लेंगे ना जब आखिर में, तो हम ये बात उस वक्त डिस्कस कर देंगे कि आखिर इन दोनों किरदारों को, हर अफसाने का जो मौजू है ना, उसके जो किरदार हैं सबसे अहम हैं। और वो क्यों अहम है, इसका तकाबली जायज़ा कारी के ऊपर पेश किया जाए। कारी जो होता है, यानी मैं और आप कारी हैं, यानी हम पढ़ने वाले हैं। हर अफसाने का जो एंड है, उसका अख्ताम है, उसका नतीजा हमने खुद अखज़ करना है। फीका बाबूजी से कहता है कि मेरे बाप की आंखें चली गई हैं, तो आपसे गुजारिश है, आपसे एक दरख्वास्त है, इल्तजा है कि किसी अच्छे डॉक्टर से आप मेरे जो है बाप की सिफारिश कर दीजिए, ताकि मेरा बाप जो है वो किसी अच्छे अस्पताल में अच्छी जगह पर हो जाए। ये लाहौर की बात हो रही है। लाहौर में सबसे पुराना और सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो म्यू अस्पताल है। बाबूजी उससे ये वादा करते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम्हारे बाप की आंखें चेक करवानी है। मैं अपने बड़े अच्छे करीबी दोस्त डॉक्टर अब्दुल जब्बार, जो जैसा कि आपने देखा इनका नाम, डॉक्टर अब्दुल जब्बार को कहता हूँ कि वो तुम्हारे बाप की आंखें चेक कर लें। फीका इस बात से बड़ा खुश होता है। वो जाता है और जाकर डॉक्टर अब्दुल जब्बार से मिलने की कोशिश करता है। इस दौरान मुसन्निफ इसको रास्ते में देखता भी है, लेकिन वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। वो कहता है कि ये डॉक्टर से मिल ही लेगा, ये कौन सी बड़ी बात है। खैर अगले दिन फीका आके बाबूजी को बताता है कि डॉक्टर साहब उसे नहीं मिले।
वो कहता है कि डॉक्टर साहब, बाबूजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब से मिलना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही है। लेकिन फीका इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद 2-3 दिनों के बाद बाबूजी की दोबारा फीके से मुलाकात हो जाती है। वो उसे फिर पूछते हैं तुम्हारे बाप की आंखों का क्या बना। वो बताता है कि हम बड़े गरीब हैं, हमारे जो घुटना है उसको शलवार फटी हुई है, घुटना नज़र आ रहा है, तो हमें किसने चेक करना है, हम इतने गरीब हैं कि कोई हमारे बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता। बाबूजी इस बात से बड़ा हैरान होते हैं कि फीका जो है ये तो एक बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता शख्स है, इसने इतनी गहरी बात कैसे कर दी। बहरहाल डॉक्टर साहब जो हैं उनका एक कार्ड है, उसके पीछे मुसन्निफ लिख देता है, बाबूजी लिख देते हैं कि ये बेचारा बड़ा गरीब है, इसका काम कर दीजिए। यानी वो अपनी सिफारिश नहीं डालता, उसी पर डाल देता है कि तुम गरीब हो तो ऐसे करता हूँ, मैं डॉक्टर से कहता हूँ तो वो आपको जो है वो क्या करेगा, आपको आपके बाप को चेक कर लेगा। फीका कार्ड लेकर बड़ा खुश होता है, ऐसे चला था दुनिया जहाँ की दौलत मिल गई है। जाता है, जाकर तो अपना जो कार्ड है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इस दौरान बाबूजी जो हैं वो अपने फिर रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल याद भी नहीं रहता कि उन्होंने फ़ीके के लिए कोई किसी किस्म की सिफारिश करवाई थी। 3-4 दिनों के बाद फ़ीके की फिर मुलाकात हो जाती है। फ़ीका उन्हें बताता है कि उन्हें तो बाबूजी डॉक्टर जबार तो मुझे मिले ही नहीं, कार्ड तो उस वक्त दिखाया जाता ना जब वो मिलते। बाबूजी को बड़ा अफसोस होता है, वो कहते हैं अच्छा मैं उसे ऐसे करता हूँ, फ़ोन करता हूँ। वो फीके को लेकर एक दुकान के ऊपर जाते हैं। ये वो दौर है जब मोबाइल फ़ोन नहीं है, ठीक है जी। तो मोबाइल फ़ोन के बहुत पहले वाला दौर है, जो पीटीसीएल का फ़ोन है। तो उन्हें कॉल करते हैं, तो डॉक्टर अब्दुल जब्बार फिर भी उनसे नहीं मिल पाते। ये एक बड़ा यहाँ पर कहानी में क्लाइमेक्स का रूज जो है वो आ जाता है। बाबूजी इतनी दफ़ा फीके के मिलने से काफ़ी हद तक आवाज़ार और बेजार हो चुके हैं। वो समझते हैं कि फ़ीका जो है मैं उसका काम नहीं करवा पा रहा, और ना ही इसमें बाबूजी के ना तो पैसे लग रहे हैं, ना ही बाबूजी का कोई वक्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि बाबूजी सिर्फ उसे कॉल ही कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार को। और बदकिस्मती से डॉक्टर अब्दुल जब्बार जो है वो वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। फ़ीका बेचारा अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। एक दिन फ़ीके की फिर मुलाकात होती है बाबूजी के साथ। तो फ़ीका बेचारा रोने लग पड़ता है ज़ार ज़ार, और कहता है बाबूजी मेरे बाप का जो है ना वो आपकी सिफारिश से, यानी आपकी सिफारिश से मेरे बाप का जो है एक अस्पताल में अच्छी जगह पे दाखिला हो गया है, और नर्स बार बार कह रही थी इस बुढ़े को तकलीफ़ ना हो तो इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लेना। तो मुसन्निफ भी झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने डॉक्टर जब्बार को कॉल कर दी थी, फ़ोन कर दिया था, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक दिन फिर उसकी मुलाकात फ़ीके की मुलाकात फिर डॉक्टर बाबू साहब से होती है। तो उसे बताता है कि मेरे बाप की आंखों की जो है ना वो ऑपरेशन हो गया है और उसकी जुमे को पट्टी खुलने वाली है। तो मुसन्निफ उसको कहता है कि अल्लाह खैर करेगा। खैर फिर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब वो फिर फ़ीका जो है एक दिन आ जाता है और कहता है बाबूजी क्या बताऊँ आपको कि मेरे बाप की आंख का एक आंख ख़राब थी, वो उसका ऑपरेशन हुआ है तो अब दूसरी आंख पर भी असर पड़ गया है। तो अब मसला ये हुआ है कि बाबा को दोनों आंखों से नज़र नहीं आ रहा। बाबूजी इस सूरत हाल से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा फ़ीके ऐसे है कि मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार को दोबारा फ़ोन करता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि तुम्हारे बाप को पहली तरजीह के तौर पर जो है ना वो देख लें। वो जाकर उनको कॉल मिलाते हैं। फिर किस्मत की बात ऐसी है कि वो दोबारा से उसको कॉल करते हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार को, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाता। वो उन्हें तसल्ली दे देते हैं बाबू साहब कि फ़ीके तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं उनके दफ्तर जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, वो ना मिले तो उनको घर जाकर पकड़ लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़ीका उनकी शुक्रिया अदा करता है। फ़ीका समझता है कि बाबूजी मेरे लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबूजी जो हैं वो उसके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे कि वो महज उसको कॉल मिलाते हैं। एक हफ़्ता गुजर जाता है। एक हफ़्ते के बाद फ़ीका दोबारा बाबूजी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। बाबूजी उसे ऊपर से देख लेते हैं और अंदर ही अंदर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करता है कि मैं मतलब किस तरह से इसका सामना करूँगा। बार बार मतभेद होने की वजह से आप ये बात अपनी किताबें आपने यकीनी तौर पर खोली होंगी, आप देख रहे होंगे कि बार बार इस तरह करने से बाबूजी अपने अंदर जो है मलामत, एक शर्मिंदगी जो है वो महसूस कर रहे हैं। वो अपने मुलाजिम से कहते हैं कि तुमने फ़ीके को ये बता दिया है कि मैं घर पे हूँ? तो मुलाजिम कहता है जी मैंने बता दिया। तो वो अपने मुलाजिम को डांटते कि अहमक आदमी, तुम बता देते कि मैं घर पे नहीं हूँ। बहरहाल इस दौरान ही जो है मुसन्निफ बताता है कि बाबूजी की जो है वो ज़मीर, बाबूजी का ज़मीर जो है वो किसी हद तक जाग जाता है। वो समझते हैं मैं कितना छोटा आदमी हूँ, 2 आंखों की बात नहीं है, 2 मतलब पैसों की बात नहीं है, 2 आंखों की बात है, और मैं झूठ पर झूठ बोलता जा रहा हूँ, और मैं इतने झूठ बोल रहा हूँ कि मैं अपनी नज़र में भी गिर रहा हूँ और फ़ीके की नज़र में भी गिर रहा हूँ। मुझे फ़ीके को बता देना चाहिए
कि मैं उसके बाप के लिए कुछ नहीं कर सका, ना तो वो फ़ोन कॉल कर सका, ना ही वो डॉक्टर अब्दुल जब्बार से मिल सका, ना ही वो अस्पताल गया, ना ही वो डॉक्टर अब्दुल जब्बार के किसी दफ्तर में उनसे मुलाकात कर सका। लेकिन बाबूजी मुसलसल झूठ बोलकर तो फीके को ये यकीन दिलाते रहे कि उसके बाप की जो है बिनाई वो ज़रूर वापस आ जाएगी। मुसन्निफ़ कहता है कि बाबूजी जो है उन्होंने अपने कपड़े बदले और हत्ता के अपने तेवर भी बदले। जब वो नीचे आए तो इससे पहले कि वो फ़ीके को कहते कि फ़ीके में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, तो फ़ीका उन्हें देखते ही ऊंची ऊंची रोने लगा और उनका हाथ पकड़ के आंखों से लगा के कहता है कि बाबूजी, मेरे बाप की दोनों आंखें ठीक हो गई हैं, उनको बिनाई अल्लाह ने दी है और उसको बिनाई आपने दी है। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मुसन्निफ़ कहता है कि बाबूजी के जो हैं वो हैरान परेशान हो गए और उनके अल्फाज जो हैं उनके गले में ही अटक कर रह गए और उन्होंने बमुश्किल सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। ये जो अफसाना है ये हमारे समाज की तरफ इशारा करता है, ये हमारे समाजी मौजू की तरफ इशारा करता है। सिफारिश हमारे माशरे का एक सुलगता हुआ पहलू है। कपास के फूल किताब से लिया गया ये अफसाना मुसन्निफ़ के बेहतरीन अफसानों में शामिल होता है। इसके अंदर आपको लिखना है कि माशरा जो है, जब हम जितनी मर्ज़ी तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुदा पे भरोसा रखने की बजाय हम लोगों पर भरोसा रखते हैं, खुद पर भरोसा रखने की बजाय हम लोगों के ऊपर जो है ना हमारा ज़्यादा इन्हिसार होता है। हम समझते हैं हमारे सारे काम कोई कर दे और हम उसे सिफारिश जो है, सिफारिश हम अपने माशरे में एक सुलगते हुए मौजू की तरह है। हम अपना छोटे से छोटा काम करने के लिए भी बड़ी बड़ी सिफारिशें ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि देखा जाए मुसन्निफ़ के लिए सबसे बड़ी सिफारिश अल्लाह की है। फ़ीके के बाप को बिनाई किसी ने नहीं दी सिवाय खुदा ने, ठीक है ना। उसके तमाम रास्ते किसी ने सही नहीं किए सिवाय खुदा के, लेकिन फ़ीका इस माशरे का एक गैर तालीम याफ्ता शख्स यही समझता रहा कि उसके सारे मामला जो हैं वो तो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि बाबूजी की तरफ से हुए हैं, जबकि बाबूजी इस माशरे का वो मसरूफ़ तरीन किरदार है। शायद हम खुद माशरे के उन्हीं बाबूजी की तरह के किरदार हैं कि हमारे लिए किसी भी गरीब के लिए, अपने से नीचे तबके के लिए किसी के लिए वक्त नहीं है। आज से 50-60 साल पहले लिखा गया ये अफसाना आज के हकीकी तनाजुर में जो है वो पेश किया जा सकता है कि किस तरह से हम अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी सिफारिश का सहारा लेते हैं, ठीक है जी। तो इस अफसाने का जो सबसे अहम तरीन पहलू ये है कि ये सबसे अहम तरीन खुलासा है। अहम तरीन खुलासे में मैंने आपको बताया है दोस्ती का फल है और सिफारिश है, अपनी मदद आप है। ये 2-3 खुलासे बड़े अहम हैं। इसके अंदर से पैराग्राफ नहीं आता, लेकिन अगर आए भी तो आप इसको एक कहानी की शक्ल में लिख सकते हैं। इसके अंदर अशार लिखने की जो है ज़रूरत नहीं है। एक हदीस, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, इसको आप शामिल कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरा जो पूरा लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, अगले लेक्चर के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें और इसको पसंद भी करें, लाइक करें। नए मौजू तक पहुँचने के लिए आज तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।